Let us start today's class of vectors. तो हम वेक्टर्स कर रहे थे। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल 2.3। इसमें क्या बोल रहा है एग्जामिनर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ फोर आई कैप -3j कैप प्लस k कैप। तो आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है इस गिवन वेक्टर का। वी नो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हमें उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस से डिवाइड करना होता है। तो अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस इज कॉल्ड इट्स यूनिट वेक्टर। तो हम इस रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ए वेक्टर हमें गिवन है 4i कैप -3j कैप प्लस k कैप, और ए वेक्टर का मॉडुलस होगा अंडर द रूट i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4i कैप -3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय, अगर हम इसे करेंगे तो ये √26 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √26। हम फाइनल आंसर में √26 को हर i, j और k के कंपोनेंट के साथ अलग अलग करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है कि गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये बनेगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना। Let us move on to one more question, that is example 2.4। इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए वेक्टर इज, आपको दो वेक्टर गिवन है जिसमें ए वेक्टर गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज, और बी वेक्टर गिवन है 24i कैप प्लस 7j कैप। और आपको एक नया वेक्टर बनाना है। फाइंड द वेक्टर having the same magnitude as B and parallel to A। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आपको एक वेक्टर बनाना है या जिसका मैग्नीट्यूड B के इक्वल हो और वो A के पैरेलल। हम लेट कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर इज C वेक्टर। नाउ अब जो हमें C वेक्टर चाहिए उसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड B के इक्वल होना चाहिए, यानी कि वो मॉडुलस ऑफ B के इक्वल होना चाहिए इनटू उसकी डायरेक्शन। क्योंकि वो A के पैरेलल है तो हमें A का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे चलते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखा है कि अगर उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो वो उसका यूनिट वेक्टर हो जाता है। इसका मतलब अगर हमें ए कैप चाहिए तो हमें ए वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम जो गिवन वैल्यूज हैं वहां से वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू ए वेक्टर गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप
और नीचे मॉडुलस ऑफ ए के लिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट 25 हो जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप, और ऐसे ही 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट 5 हो जाएगा अगर हम इसे सॉल्व कर लें। ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 5 5 से 25, और हम इस 5 से अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 20i कैप प्लस 15j कैप। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा सी वेक्टर वो होगा 20i कैप प्लस 15j कैप। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे अच्छे से देख लेना। ओके, ये क्वेश्चन समझने के बाद हम एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर्स में, वेक्टर एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। कई बार हमें दो वेक्टर्स का एडिशन करना होता है, या इसको दूसरी फॉर्म में उनका रिजल्टेंट फाइंड करना भी कह सकते हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। तो उसके लिए हम वेक्टर्स में स्टडी करेंगे कि कैसे हम वो कर सकते हैं। तो हम डायग्राम के थ्रू पहले समझेंगे। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, एक फिजिकल क्वांटिटी का वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकती है, और ये दूसरा वेक्टर है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, लेट अस से फोर्स का ही। कई बार एक बॉडी में दो फोर्सेस लगती हैं, तो ये दो अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं। तो ये मान लेते हैं दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और अगर हम इनको थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि इनके बीच में एंगल कितना है। तो लेट कर लेते हैं दोनों वेक्टर में एंगल थीटा बन रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करें। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का एक लाइक वेक्टर बनाते हैं, मतलब एक तरह से कॉपी बनाते हैं, और बी वेक्टर को की भी एक कॉपी बनाएंगे जिसमें हम बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर की टेल से जुड़ जाएगी, जैसे कि आप दूसरी फिगर में बी फिगर में देख रहे हैं। तो इनकी टेल एक पॉइंट पर मिल गई। अब हम ए वेक्टर की एक और कॉपी ऊपर की तरफ बनाएंगे, और ऐसे ही बी वेक्टर की एक कॉपी यहां से बनाएंगे। तो ये एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ भी बोला जाता है। अब ये दो ए वेक्टर और बी वेक्टर से जुड़कर दो साइड कंजक्टिव साइड लेकर एक पैरेललोग्राम बन गया। लेट अस से हम इसको एक नाम दे देते हैं KLMN। अब जो वेक्टर एडिशन लॉ है वो ये कहता है कि जब भी हम दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को पैरेललोग्राम की दो कंजक्टिव साइड लेकर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर का वो इनकी डायगोनल साइड रिप्रेजेंट करेगी। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा जो दोनों वेक्टर की टेल से पास होकर जा रहा है, यानी कि ये वाला। तो हमें ये आर वेक्टर निकालना है। इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, की रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर एडिशन दिखा रहा है। अब हमें इसके लिए फार्मूला बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं KN साइड पर, प्रोड्यूस करने पर वो मिलता हुआ नजर आएगा। मान लो हमने M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया MO, जो KN जो कि A वेक्टर से रिप्रेजेंटेड साइड है उसको मीट कर रहा है प्रोड्यूस करने पर एट पॉइंट, राइट। अब अगर ए और बी वेक्टर के एंगल में थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ज्योमेट्री से पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब हम इस फिगर को देखते हुए
इसकी डेरिवेशन करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल MON, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बन रही है MON, उसमें अगर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो साइन ऑफ थीटा बराबर होगा MO साइड विच इज द परपेंडिकुलर साइड ओवर MN साइड विच इज द हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि आप सबको पता है साइन थीटा P ओवर H का रेशियो होता है। अब MO को तो अभी हमने कुछ कहा नहीं, नाम नहीं दिया, लेकिन जो MN साइड है वो B वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है, तो MN की जगह B वेक्टर हो जाएगा। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े आराम से MO को B वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं कि जो MO साइड होगी वो B वेक्टर साइन थीटा के इक्वल होगी। तो इस तरह से हमने MO को B वेक्टर में लिख लिया। इस इक्वेशन 1 क्या कि अभी हमने रख दिया ताकि हम बाद में इस नॉलेज को यूज कर सकें। आल्सो अगर हम इसी ट्रायंगल में cos थीटा अप्लाई करते तो cos थीटा होता है NO विच इज द बेस साइड ओवर MN विच इज द हाइपोटेन्यूज साइड। फिर से हम NO और MN B वेक्टर है, तो हम अगेन यहां से NO को फाइंड कर लेंगे B वेक्टर की टर्म में कि जो NO साइड है उसको B वेक्टर में लिखा जा सकता है B वेक्टर cos थीटा। तो ऐसे पहले हमने MO और NO साइड को B वेक्टर में फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नाउ इन वेक्टर ट्रायंगल, अब एक और ट्रायंगल बन रही है, ध्यान से अगर हम फिगर को देखें MOK आप मेन फिगर में देख सकते हो, B फिगर में सेकंड फिगर में, उसमें हम लिख सकते हैं कि जो KM स्क्वायर साइड होगी वो बराबर होगी MO स्क्वायर प्लस KO स्क्वायर। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम नॉलेज है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम फिर अगर फिगर को देखें तो देखेंगे कि जो KO है हम उसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं KN प्लस NO का होल स्क्वायर। तो KO की जगह ये आ जाएगा KN प्लस NO। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनके लिए जो जो वेक्टर असाइंड है वो लिख देते हैं, जैसे KM को हमने R वेक्टर बोला है, रिजल्टेंट वेक्टर। MO इक्वेशन 1 से बराबर था B वेक्टर साइन थीटा, और ऐसे ही KN A वेक्टर के बराबर है और NO बराबर है B वेक्टर cos थीटा इक्वेशन 2 से। तो मैंने इनकी लिए जो भी वेक्टर हमने बना लिए हैं उनको पुट कर दिया। अब हम इसे मैथमेटिकली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा R वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा B वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये A प्लस B का होल स्क्वायर बन रहा है जो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B। तो मैंने ये A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये A वेक्टर स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। अब जिन टर्म्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर आप उन टर्म्स को देखो तो उन दोनों टर्म्स में B वेक्टर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। अब आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ गया R वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू A वेक्टर स्क्वायर प्लस B वेक्टर स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ R निकालना चाहते हैं तो ये स्क्वायर को वहां जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो हम इस रिलेशन को ऐसे लिख लेंगे। तो अब ये एक फार्मूला बन गया कि जब भी हमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड
ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, कि अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लेंगे अंडर द रूट मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि पहले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, दूसरे वैल्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे जैसे ही मैंने पहले बताया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट अस से बीटा। तो हमें ये बीटा एंगल फाइंड करना है कि ये कितना एंगल बना रहा है। तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोबारा से हम वही ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल जो बड़ी ट्रायंगल है आप मेन फिगर में देखो tan बीटा MOK में, इन ट्रायंगल MOK, और उसमें भी अगर हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो tan बीटा बराबर होगा MO साइड बाय KO साइड, परपेंडिकुलर साइड बाय बेस साइड। क्योंकि ये फिगर का मेन हिस्सा हम यहाँ पे बना देते हैं दोबारा से। ये R वेक्टर था, ये K पॉइंट था, ये N पॉइंट था, ये O पॉइंट था और ये M पॉइंट था। तो हमें ये बीटा निकालना है, तो उसे हम लिख सकते हैं MO बाई KO। अब फिर अगर हम देखें तो हम KO को फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं KN प्लस NO। अब हमने इनके लिए जो भी वेक्टर लिया है वो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू MO हमारा था B वेक्टर साइन थीटा, KN था A वेक्टर प्लस NO था B वेक्टर कॉस थीटा। तो ये भी अब एक आइडेंटिटी बन गई, मतलब फार्मूला बन गया जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वाला फार्मूला हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू A वेक्टर, कि वो A वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू कितना एंगल पे है, क्योंकि हमने बीटा एंगल को A वेक्टर के साथ लिया है। तो ये एक डेरिवेशन है वेक्टर्स की कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर। इस डेरिवेशन को भी अच्छे से देख लेना। ओके, तो इस नॉलेज को थोड़ा और पक्का करने के लिए हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे मैं ये समझने के बाद एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल 2.5। उसमें क्या कह रहा है, two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 gives a resultant of 28 Newton. If the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ जी, उसमें कह रहा है दो फोर्सेस हैं जिनका रेशो मैग्नीट्यूड का 3:1 है। तो हम मान लेते हैं पहली फोर्स 3x की है और दूसरी फोर्स 5x है, तभी उनका रेशो 3:5 होगा।
अब इनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो भी हमें गिवन है कि जब इन दोनों फोर्स को हम ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन देखते हैं या रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, तो वो 28 न्यूटन आता है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, फोर्सेस के बीच में एंगल 60 डिग्री भी गिवन है, तो हमें इनका मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स निकालना है। नाउ अभी हमने सीखा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर यानी कि F1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर F2 स्क्वायर। ठीक है, और आगे हो जाएगा प्लस 2 मॉडुलस ऑफ F1 मॉडुलस ऑफ F2 इंटू कॉस ऑफ जो इनके बीच में एंगल है। अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ आर दिया हुआ है 28, F1 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, F2 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस ऑफ जो इनके बीच का एंगल है यानी कि 60 डिग्री अंडर द रूट। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री हाफ। तो मैं इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लिया, मेरे को बेसिकली x के लिए सॉल्व करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 28 का स्क्वायर अगर आप नहीं करना चाहते तो 28 को 2 बार लिख लेते हैं, ये 2 15 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 28 इंटू 28 बाई 49। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 7 सा 49, 7 4 सा 28, फिर 7 4 सा 28, तो x स्क्वायर 16 आ जाएगा, मतलब x4 आ जाएगा। तो हमने x निकाल लिया। अब हम आंसर के बहुत क्लोज हैं, देयरफॉर F1 जो पहली फोर्स होगी, क्योंकि मैंने उसे 3x सेलेक्ट किया था, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 न्यूटन की हो जाएगी, और सेकंड फोर्स F2 जिसको हमने 5x सेलेक्ट किया था, वो 5 इंटू 4 20 न्यूटन हो जाएगी। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे कि उन दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो कितने न्यूटन हो जाएगी, 20 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल 2.6। उसमें कह रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी और सी का वेक्टर एडिशन है, हैव स्केलर मैग्नीट्यूड्स ऑफ, और इनकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो भी गिवन है 5, 4, 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। Then find the angle between A vector and C vector। तो हमें A वेक्टर और C वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर, इसका मतलब एक ट्रायंगल में अगर हम B वेक्टर और C वेक्टर को लें सेम ऑर्डर में, तो A वेक्टर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होगा टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, क्योंकि आपको मैंने ट्रायंगुलेशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बताया था इससे पहले स्टेटमेंट में, कि जब भी दो वेक्टर्स को दो ट्रायंगल्स की साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर उनका वेक्टर एडिशन के बराबर होता है। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा।
अब क्योंकि इसके साइड 5, अब a की वैल्यू 5 गिवन है, b की वैल्यू 4 गिवन है और c की वैल्यू 3 गिवन है, तो ऑटोमेटिकली 3 और 4 के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जिससे पता लगता है कि ये 90 डिग्री वाली ट्रायंगल है। जैसे एक ट्रिपलेट है 3 4 5, दूसरा ट्रिपलेट है 5 12 13। तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जिससे पता लगता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है उस ट्रायंगल की, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसका मतलब ये तो मेरे को समझ में आ गया 3 4 5 देखकर कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसमें 3 और 4 साइड के बीच में 90 होगा। अब मेरे को एग्जामिनर ने ए वेक्टर और सी वेक्टर में एंगल पूछा था। अब ए वेक्टर और सी वेक्टर में ये वाला एंगल होगा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर में एंगल निकालना है तो या तो जहां पर उनके हेड टू हेड मिलते हैं वहां पे वो एंगल बनता है, या जहां टेल टू टेल मिलते हैं। तो इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर का हेड और हेड मिल रहा है, तो ये इनके बीच का एंगल निकालना है। तो हम इस ट्रायंगल को भी कोई नाम दे देते हैं, मान लो KLM दे देते हैं। तो बड़े आराम से ये निकल आएगा इन वेक्टर ट्रायंगल KLM। हम वेक्टर ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि इसकी तीनों साइडें 3 वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है। अब हमें ये थीटा निकालना है, तो हम cos थीटा अप्लाई कर देते हैं। तो cos थीटा बराबर होगा LM साइड विच इज द बेस साइड ओवर KL साइड विच इज द हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि आप सबको पता है B/H cos थीटा होता है। अब जो LM साइड है उसको हमने C वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, और जो KL साइड है वो A वेक्टर से रिप्रेजेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मॉडुलस ऑफ C 3 गिवन है और मॉडुलस ऑफ A 5 गिवन है। तो cos थीटा 3/5 हो गया, यानी कि जो थीटा आ गया वो आ गया cos इनवर्स 3/5। तो ये आंसर हो गया कि A वेक्टर और C वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो cos इनवर्स 3/5 होगा। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेना। Let us move to one more question, example 2.7। इसमें क्या कह रहा है, find the sum of vectors A and B as shown in the figure। तो आपको एक फिगर गिवन है जिसमें ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट हैं, A वेक्टर एंड B वेक्टर, और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें इनका सम ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है, और ये भी गिवन है कि जो मॉडुलस ऑफ A है वो 4 यूनिट्स है और मॉडुलस ऑफ B 3 यूनिट्स। तो हमें इन दोनों वेक्टर का सम फाइंड करना है। तो काफी इजी न्यूमेरिकल है वेक्टर पे, क्योंकि सिंपल हमें फार्मूला ही यूज करना है। वी नो, अभी हमने पढ़ा है कि जब भी दो वेक्टर का हमें सम फाइंड करना है, जिसे हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B इंटू cos थीटा। ठीक है, कि मान लो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, तो ये R वेक्टर बनेगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम सम ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब हम इस आइडेंटिटी में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ A हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ B हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ 4 मॉडुलस ऑफ 3 इंटू cos 60 डिग्री। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 2 4 8 3 24, cos 60 हाफ होता है। ये 2 24 पे 12 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 25 प्लस 12 37 का अंडर रूट। तो ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल लिया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6.1 आएगा। अगर हम 37 का अंडर रूट ले ले तो ये 6.1 यूनिट्स आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो थोड़ा सा ऊपर है। अब हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, आल्सो tan बीटा, कि मान लेते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो ए वेक्टर है उसके साथ बीटा एंगल निकाल बना रहा है, तो हमें ये बीटा निकालना है। उसके लिए आइडेंटिटी थी मॉडुलस ऑफ ए साइन थीटा, सॉरी मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। तो ऊपर बी वेक्टर आता था, इसको ऐसे याद रखना है, बी फॉर बीटा, बी फॉर बी वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ बी हमें दिया हुआ है 3, साइन थीटा गिवन है 60 डिग्री ओवर 4 प्लस 3 कॉस 60 डिग्री। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 साइन 60 रूट 3/2 होता है, 10th क्लास में बताते हैं। 4 प्लस 3 और cos 60 हाफ होता है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जितना होता है 3 रूट 3/2 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो 4 2 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा tan बीटा। ये 4 बार डिवाइड हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा, तो tan बीटा हो जाएगा 3 रूट 3/2 इंटू 2/11। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan बीटा आ जाएगा 3 इंटू रूट 3। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73/11। तो बीटा निकालने के लिए मुझे tan इनवर्स लेना पड़ेगा। अगर मैं 3 को 1.73 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर दूं तो ये 0.47 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। तो जो एंगल बनेगा इनके रिजल्टेंट वेक्टर का वो इतना होगा। तो ये आज का ये जो मैंने वेक्टर एडिशन आपको सिखाया है और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, प्लीज उसको घर में रिवाइज कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।